हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिड दैट रेजिस्टेंस जो है दैट कैन बी गिवन हैज m अपॉन n e स्क्वायर टॉ इनटू l बाय a. L by A is geometry of the, you can say, given conductor. M mass of electron, constant quantity. Small e charge of electron, constant quantity. N, that is number density of electron, that depends upon the you can say given conductor. This tau is relaxation time. This tau is relaxation time. Time interval between two successive collision. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे व्हाट विल हैपन, जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं या जो आयंस हैं दे आयंस विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन विद लार्जर एम्पलीट्यूड, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्योंकि ड्रिफ्ट करेंगे दे विल कोलाइड विद देम, और अगर वो लार्ज एम्पलीट्यूड्स हैं तो कोलिजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर कोलिजन फास्ट होगा दिस टॉ विल बी लेस. इफ दिस टॉ विल बी लेस योर रेजिस्टेंस आर विल बी हायर. If temperature increases, what happen? Tau decreases. As a result, R increases. In the same way, अगर आप रो की बात कर रहे हो, रो क्या होता है? m अपॉन n e स्क्वायर टॉ, तो यहां पर भी टॉ आ रहा है. सेम इज रिजल्ट ओवर हियर फॉर रॉ, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास टॉ डिक्रीज होगा, और यहां पर रो क्या होगा, रो भी इंक्रीज होगा, आल्सो इंक्रीजेस. पहली बात. अब भाई इंक्रीज तो करेंगे, दोनों की रिलेशनशिप क्या होगी, मतलब ये किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा, मुझे इसको भी बताना है और इसको भी बताना है. मैंने क्या कहा, ये तो मैंने देख लिया कि मेरा आर भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों ही केसेस में मैंने ये चेक कर लिया है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं विद राइज इन टेम्परेचर. क्यों? दोनों में एक कॉमन फैक्टर है टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कम हो जाता है. और ये कहां आ रहा है आपके पास, डिनोमिनेटर में आ रहा है. अगर ये कम होगा तो नेचुरल है कि वो बढ़ जाएगा. ठीक हो गया बच्चा. अब मैंने कहा किस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करते हैं, उस रिलेशन को मुझे बताना, फिर न्यूमेरिकल वगैरह करने हैं. लो जी, व्हाट इज द रिलेशन. तो फर्स्ट thing, I am very much clear that my resistance increases with the rise in temperature. अब मेरे पास जो मटेरियल है वो तीन तरह के हैं भाई. चलो अभी पहले उसकी बात करते हैं, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं. तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय रिलेशन R इज इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर. R नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. R is resistance at given temperature. Alpha and beta are constants. अब वो कहता है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स. लेकिन जो बीटा है इज वेरी वेरी स्मॉल, सो कैन बी नेग्लेक्टेड. ठीक है बच्चा जी, कैन बी नेग्लेक्टेड. तो मैंने क्या कहा, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T. ये मेरे पास रिलेशन आ गया भाई. यहां से व्हाट विल बी अल्फा, अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे दैट विल बी R माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट इंटू T. इस अल्फा को टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई इसको, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. मैंने क्या कहा, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. यहां से अल्फा क्या आ गया भाई आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू, हां जी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि नेचुरल है कि आर नॉट छोटा होगा, एट हायर टेम्परेचर वो ज्यादा होगा. इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय
शुरू में जो रेजिस्टेंस था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, राइट बच्चा जी, इनटू क्या है, इनटू राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपने राइज किया है। अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। चेक कर लीजिए। तो क्या यहां से मैं ये नहीं कर सकता अल्फा इज इक्वल टू 1/R0 इंक्रीज इन रेजिस्टेंस DRT बाय DT, कि जिस रेट से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय DT। देख लो, कोई डाउट हो आपको? कोई बात नहीं, अभी और करेंगे, एक्सप्रेशन और करेंगे। अब वो कहते हैं आपने रेजिस्टेंस की बात कर दी, मेरे पास तीन तरह के मटेरियल हैं, एक तो मेटल्स हैं, एक इंसुलेटर्स हैं, और थर्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। अल्फा इनके लिए तो भाई पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव, इन दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव होगा भाई। अभी बताऊंगा कैसे होगा। एक मेरे पास दो एलॉय हैं, मेटल के हैं, कॉन्स्टेंटन एंड मैनगानिन, MANGANIN। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। इनको हम यूज करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाने में, क्योंकि अगर वहां पर भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि जब आप बल्ब को जलाओगे तो फिलामेंट उसका हीट अप हो जाएगा, अगर विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वहां पर आपके बल्ब की वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो नेग्लिजिबल है, इन दोनों की अलॉय है मेटल के ये। अब मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, आपने कहा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों कहा भैया आपने? क्यों? मेटल्स के अंदर तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स में तो आपके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोलिजन हो रहा है, लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं, कंडक्टिविटी है ही नहीं है। वहां तो क्या हो रहा है, हां जी, विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स वगैरह हैं बेसिकली यहां पर दो बैंड बनते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां मुझे आइडिया तो देना है। एक ही आपका वैलेंस बैंड है और एक ये कंडक्शन बैंड है, दो बैंड होते हैं मटेरियल के अंदर, ये डिस्कस मैंने कहा, फिर कह रहा हूं डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि जब तक मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है तब तक कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो मेटल्स में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मेटल्स में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर अपना काम कर रहे हैं, उनमें कोलिजन हो रहा है, ये सारा प्रोसेस बता दिया। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या हो रहा है, अभी तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, मींस अपने, और ये जो गैप है इसको बेसिकली यही आपका जो गैप है ये तंग करता है, यही कंडक्टिविटी बनने नहीं देता गैप। अगर ये गैप जीरो हो जाए तो वो मेटल बन जाएंगे, कंडक्टिविटी आ जाएगी। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा रेजिस्टेंस वाला। अभी यहां तो क्या हो रहा है, अल्फा नेगेटिव क्यों कहा है मैंने, क्यों यहां अल्फा नेगेटिव मींस रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहां तो वो यहां से यहां जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, मींस पहले तो इस रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अब इंसुलेटर में तो वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाते, तभी तो उनका नाम इंसुलेटर है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ऊपर पहुंच जाते हैं वो। यहां गैप क्या होता है, दिस इज योर इंसुलेटर्स। ये चलो तीनों बना देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये आपका कंडक्शन बैंड है, और इन केस ऑफ मेटल्स कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हर टेम्परेचर पे वहां पर कंडक्टिविटी है। ये आपके हैं, मैंने बनाए हैं इंसुलेटर, ये मेटल्स हैं या कंडक्टर्स हैं, ये बना दिए मैंने सेमीकंडक्टर्स, पहले सेमीकंडक्टर्स बना रहा हूं मैं, और थर्ड बना रहा हूं मैं इंसुलेटर्स, ठीक है बच्चा जी। यहां पर गैप ज्यादा दिखाऊंगा मैं, दिस इज माय कंडक्शन बैंड, दिस इज माय, यहां पर जो गैप है
अगर आप जर्मेनियम की बात कर रहे हो और सिलिकॉन, दो सेमीकंडक्टिव मटेरियल आपके पास, आगे जाके सारा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, ये जो गैप है। अगर आप इंसुलेटर की बात करो तो ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये मैंने थर्ड फिगर बनाई है आपकी इंसुलेटर्स की, नीचे लिख देता हूं मैं, आराम से सुनना। मेटल्स में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्शन होगी, कंडक्शन होगी तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा इस फॉर्मूले से। यहां तो अभी पहले ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां तो रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अल्फा नेगेटिव। और यहां पर भी कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टेंस को कम करने की, तो यहां पर भी अल्फा नेगेटिव। देख लीजिए, यहां तो पहले कंडक्टिविटी स्टार्ट कब होगी, जब रेजिस्टेंस जीरो होगा। उसके बाद वो एक सेकंड फैक्टर है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ गया, सॉरी जब कंडक्टिविटी है तो अंदर उसका क्या हो रहा है। तो यहां तो वो जो टेम्परेचर है वो अपना वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां तो वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। फिर मैंने कहा मेरे पास कुछ अलॉय है मेटल्स के, कॉन्स्टेंटन और मैंगानिन, स्पेलिंग लिखे हैं कॉन्स्टेंटन, CONSTANTAN, कॉन्स्टेंटन। और ये मैंगानिन, एम स्पेलिंग हम इसको प्रोनाउंस मैगानिन करते हैं, एन साइलेंट है, लेकिन स्पेलिंग है मैंगानिन वाले, MANGANIN, मैगानिन। ये दो मटेरियल है हमारे पास, इन्हीं के ही हम फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाते हैं। क्योंकि अगर वहां पर, क्योंकि व्हेन पास करंट थ्रू द बल्ब इट गेट हीटेड अप, तो अगर आप वो गर्म हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग उनका अल्फा पॉजिटिव रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी पावर में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है बेटा जी, पावर क्या हो जाएगी उसकी, कम ज़्यादा, वो तो फॉर्मूले अभी पढ़ेंगे सारे हम, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि पावर कम होगी ज़्यादा होगी। अगर मैंने पीछे से सप्लाई मेरी कांस्टेंट है तो पावर होती है V²/R। तो अगर रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने कहा ये चलो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसको। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? ये मैंने आपका थोड़ा सा इधर बता दिया है कि क्यों ये अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बेटा जी। ठीक है, चले आगे। अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले देख लो, अब मैंने कहा मान लेते हैं कि दो टेम्परेचर हैं। मैंने क्या कहा, पहले मेरे को एक मटेरियल है या मेटल है, उसका रेजिस्टेंस पता है भी मुझे, R0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने उसको दो टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया। क्या किया, दो टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया, और फिर चेक करते हैं रिलेशन अल्फा वगैरह में क्या निकलते हैं। R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। T1 डिग्री सेल्सियस पे मेरा रेजिस्टेंस कितना है बच्चा जी, R1 है। और वही रेजिस्टेंस T2 डिग्री सेल्सियस पे ये है। व्हाट विल बी R2/R1? क्या हो जाएगा भाई, R0 ब्रैकेट बिगिन अल्फा T2 डिवाइडेड बाय R0 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस अल्फा T1। R0 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा भाई ये अल्फा T2 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस अल्फा T1 रेज़्ड टू -1। अल्फा स्मॉल है, अल्फा स्मॉल है, मैंने शुरू में ही कहा है कि अल्फा इज स्मॉल, बीटा वाज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज स्मॉल। तो लगा दो बाइनॉमियल एक्सपेंशन, R2/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस अल्फा T1। इसको एक्सपेंड कर दो, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा T1। ठीक है जी, फिर प्लस अल्फा T2 माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2। Now alpha is small, so its square can be neglected. So R2 is equal to, ये R2/R1 करते हैं अभी, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक हो गया जी। और R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये बनेगा। और सॉरी R1 और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1, और अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1
एक फॉर्मूला ये भी है अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको आर नोट गिवन है तो फॉर्मूला मैंने पहले डिराइव किया था, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू टी। ये तब था अगर जीरो और हायर टेम्परेचर हो, अगर दो हायर टेम्परेचर तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। मतलब वही अगर चेक कर लो, देखो आराम से बात करते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास जो शुरू वाला टेम्परेचर है वो जीरो हो तो ये आर नोट बन जाएगा, T2 माइनस जीरो हो जाएगा तो आर माइनस आर नोट। देखो वही तो बन रहा है। अभी मेरे पास टेम्परेचर दो है, इधर देखो, अभी मेरे पास टेम्परेचर है T1 और T2। अगर टेम्परेचर जीरो और T हो, इसको चेंज करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट इंटू टी माइनस जीरो। चेक कर लो, वही तो बन गया एग्जैक्टली जो जीरो पे डिराइव किया था। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? इन द सेम वे अगर आपके पास अल्फा रेजिस्टिविटी है, अल्फा निकालना अपने रेजिस्टिविटी के लिए, उसको फिर हम अल्फा आर से डिनोट कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय क्या जी, रो नोट इंटू टी हो जाएगा। बस आर की जगह रो लगा दो, सेम फॉर्मूला है। अगर हाई टेम्परेचर की बात, दो टेम्परेचर है आपके पास, सेम फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन इंटू T2 माइनस T1। और इसी फॉर्मूले से ऊपर वाले से अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रो नोट डी रो टी बाय dt भी आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम, क्योंकि मैंने एक दफा वेरिएशन स्टडी कर ली है। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो अगर मेरे को दिया हुआ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे और हायर पे तो फॉर्मूला ये चल जाएगा। अगर दो टेम्परेचर हैं तो फॉर्मूला ये चल जाएगा। न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो एक ही फैक्टर था, दैट वाज रिलैक्सेशन टाइम। जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है वो दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसलिए दोनों का ही जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। और दोनों के ही वो कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे आ रहा है। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको अल्फा भी बताना है और आर नॉट भी बताना है। मींस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टेंस होगा, दोनों काम करने। एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेल्सियस पे 6 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 7 ओम है। मुझे उसका अल्फा भी बताना है और मुझे उसका आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस भी बताना है। तो मैंने क्या बताया था, जब दो टेम्परेचर हो तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या था, नीचे फिर R1 आएगा, T2 माइनस T1 आएगा। तो व्हाट इज R2, दैट इज 7 ओम माइनस 6 ओम डिवाइडेड बाय R1, दैट इज योर 6 ओम, T2 माइनस T1, दैट इज 100 माइनस 50। तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 50। तो ये अल्फा कितना आ गया बेटा जी, 1/300 आ गया। अब अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे वो भी चेक कर लेते हैं। अल्फा भी आपने क्या कहा है भाई, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। तो ये डिफरेंस ओम्स में होगा, ये भी ओम्स ओम कट गए, तो क्या आ जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस। इसके यूनिट्स बन जाएंगे। अल्फा मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, आर नॉट निकालना है। तो व्हाट इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है बच्चा जी। अब आपकी मर्जी है, ये वाला ले लो, आर जो है आपकी मर्जी है, किसी भी जो टेम्परेचर उठाओगे वो वाला लगाना पड़ेगा। इसको उठा लेते हैं, व्हाट विल बी R50, R नॉट 1 प्लस अल्फा
इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पर। R50 कितना बेटा जी 6 ओम है, 6 बराबर है R0 1 प्लस एल्फा 1/300 इंटू 50, तो 1 प्लस 1/6 आ जाएगा। तो R0 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस 1/6, ठीक है जी, राइट। देख लो कोई डाउट हो बच्चा, इसको सॉल्व कर लो यहाँ से बस अब आप। तो व्हाट इज 6 बराबर है R0 इंटू 7/6 और R0 इज इक्वल टू 36/7 इज इक्वल टू 5.75 जा 35, 1 आ जाएगा बैलेंस, तो 7 1 जा 7 बैलेंस 3 हो जाएगा, 7 4 जा 28 बैलेंस फिर 3 हो जाएगा, 5.143 ओम्स आ जाएगा। दोनों आंसर पूछ रहा था, दोनों आंसर निकाल दिए मैंने। यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे अल्फा इज इक्वल टू 1/300 डिग्री सेल्सियस -1, आपकी मर्जी है, जैसे लगाने यूनिट्स वैसे लगा दो, पर डिग्री सेल्सियस कर दो या डिग्री सेल्सियस -1 कर दो, मीन्स इन्वर्स कर लो उसका, आपकी मर्जी है, कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चा, चले आगे, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉइल है रेजिस्टेंस कॉइल, एक रेजिस्टेंस कॉइल है, दिस इज योर रेजिस्टेंस कॉइल, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 ओम। लेकिन जब मैंने इसको यूज किया एट रूम टेम्परेचर, ये दिखा रही है आपको 3.11 ओम एट 300 केल्विन, मींस एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसका जो अल्फा है दैट इज 4.2 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। बताओ ये किस टेम्परेचर पे 3 ओम दिखाएगी? क्वेश्चन समझ आ रहा है? मतलब जब मैंने बनाई थी कॉइल तो उस समय जो भी, मुझे नहीं पता टेम्परेचर क्या था, मैं भूल गया, 3 ओम्स की वैल्यू थी। लेकिन जब मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे यूज किया तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा जी 3.11 ओम। राइट, तो कह रहा आप बताओ किस टेम्परेचर पे आपने इसको 3 ओम लिखा था। मेरे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 ब्रैकेट बिगिन T2 माइनस T1। मान लो ये सारा सिस्टम आपका T1 है और ये सारा सिस्टम आपका T2 है, ये तो आपको पता है ना, बस लगा दो फॉर्मूला। अल्फा इज इक्वल टू R2 कितना है भाई, अब आराम से बात करनी है, अगर आपने इसको मानना है T2, इसको T2 मान लो, क्योंकि हायर है ये, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम करना। T2 और ये T1, ठीक है जी। T2 कितना है 3.11 ओम -3 डिवाइडेड बाय R1 कितना बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय T2 क्या भी आपका 27 -T। कोई डाउट हो तो यहां से 81 माइनस 3T बराबर है इंटू अल्फा भी आ जाएगा, अभी अल्फा भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.11, ठीक है जी। और 81 माइनस 3T इज इक्वल टू 0.11 डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा इज 4.2 इंटू 10⁻³ ऊपर बन जाएगा ये 110 डिवाइडेड बाय 4.2, और 81 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 4.2 बराबर है 3T। आपको T चाहिए भाई, राइट, चेक कर लो। और T इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4.2। कोई डाउट हो बच्चा जी? सो दैट विल बी 27 माइनस, इसको 1100 कर लो, ठीक है, डेसिमल खत्म। चलो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, 1100 डिवाइडेड बाय 3 2 6 3 4 12 126, तो रफली 125 सपोज कर ले तो थोड़ा सा काटना आसान हो जाएगा हमारे को, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 27 माइनस, ऊपर कर देता हूं इसको, 1100 डिवाइडेड बाय 125, 25 5 जा 24 जा 100 और ये 44, तो 8.8 आ जाएगा रफली, माइनस 8.8, तो रफली 9 मान लो इसको, तो 18.2
2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो टेम्परेचर था जी आपका। वो जो आपने अपनी कॉइल प्रिपेयर की थी वो आपने 18, मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाई, हल्की सी ध्यान रखना, 18.2 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट की थी, उसको आप 27 पे यूज कर रहे थे तो वो ये टेम्परेचर शो कर रही थी। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो, चलने आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये है और एक ये। एक का नाम R1 है, दूसरे का नाम R2 है, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू 3R है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 है। ठीक है बच्चा, ये इनिशियल वैल्यू, इनकी इनिशियल एट सब कुछ ये वैल्यू इनिशियल है। दीज आर द इनिशियल वैल्यूज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल वैल्यू है ये। दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तो मैंने सीरीज में ज्वाइन करके बनाई है फिगर, दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। फाइंड इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मींस अल्फा निकालना है, ऑफ कॉम्बिनेशन एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी। ठीक है भाई, लो जी, पहले शुरू में दिए हुए ये सारा काम कहां है? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा काम, ये सारा काम यहां पर निकालना एट टेम्परेचर टी है, और इफेक्टिव निकालना है अल्फा। भाई मुझे मालूम है जब सीरीज में ऐड करते हैं तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो ये R है और ये 3R है, तो सॉल्व करके 4R आ गया। R सीरीज कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं इसको लिख देता हूं R0S। कोई डाउट हो बच्चा जी? R0S। अब what will be R1T? that will be R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी, यही हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। व्हाट विल बी R2T? दैट विल बी R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, यही बन जाएगा बच्चा जी। ठीक है, इनमें जो कुछ पता वो पुट कर देते हैं। व्हाट इज R1? R है 1 प्लस अल्फा टी बन जाएगा, ये 3R है 1 प्लस 2 अल्फा इंटू टी बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब इनको कहां जोड़ लो? हायर टेम्परेचर पे। तो व्हाट इज R सीरीज इंटू टी? क्या होता है भाई वो? R1T प्लस R2T बराबर है R ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस अल्फा टी प्लस 3R ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस 2 अल्फा टी। इसको एक्सपेंड करो, ये बन जाएगा बच्चा जी R प्लस R अल्फा टी प्लस 3R प्लस 6R अल्फा टी, 6R अल्फा टी। यहां से सॉल्व करके आ जाएगा 4R प्लस 7R अल्फा टी, ये आपके पास RST आ जाएगा बच्चा जी। कोई डाउट हो उसके अंदर? व्हाट इज अल्फा इफेक्टिव? अल्फा सीरीज क्या होता है बच्चा जी? वो R2 माइनस R1 या R माइनस R0, एक ही बात, ऐसे कर लो। तो यहां क्या लिखा जाएगा फिर? RST माइनस RS0 डिवाइडेड बाय RS0 इंटू टी, यही लिखा जाएगा। चेक कर लो सारी बातें, चेक कर लो सारी बातें। ये चलो पहले मैं एक दफ़ा कर दूं, फिर दोबारा करता हूं इसको, दोबारा फिर आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। सो व्हाट विल बी योर अल्फा एस सीरीज वाला? RST कितना है? 4R प्लस 7R अल्फा टी माइनस R, वो कितना? 4R है, डिवाइडेड बाय RSO अगेन 4R है वो, इनटू टेम्परेचर T रहेगा। ठीक है जी। तो ये 4R से 4R कैंसिल हो गया बच्चा जी, एक R से R T से, तो ये 7 अल्फा बाई 4 आ गया, 7 अल्फा बाई 4।
कोई चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी। मैंने क्या कहा, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक का नाम R1 है, एक का नाम R2 है, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 है, दूसरे का α2, उनकी वैल्यू लिख दी मैंने। ये सारा काम मुझे दिया, दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया और टेम्परेचर T कर दिया। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दूं, मुझे क्या पता अंदर रेजिस्टेंस एक है, दो है, मुझे तो कुछ चेंज इन मतलब पहले रेजिस्टेंस भाई उसका इतना था, कॉम्बिनेशन का 4R था, अब रेजिस्टेंस कुछ चेंज होके आ रहा है, अब मुझे बताओ अल्फा कितना है इसका। तो मैंने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस ये है कॉम्बिनेशन का अंदर, बाद में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का ये आ गया भाई मेरे पास, तो व्हाट इज अल्फा, ये फॉर्मूला मेरे पास अल्फा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, दैट विल बी, चेक कर लेते हैं दोबारा फिर। तो दिस इज योर आर अल्फा, यहां से बनेगा 6 7, तो दैट विल बी योर 7 अल्फा बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो ना बेटा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट है इसके अंदर, चलें आगे। एक प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है बच्चा जी। उसका जो रेजिस्टेंस है एट आइस पॉइंट 5 ओम है, एट स्टीम पॉइंट 5.3 ohms है, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी 5.92 ohms, ये पूछ रहा है भैया। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाला टेम्परेचर पूछ रहा है वो आपसे, 3 काम कह रहा है वो करने को। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है व्हाट इज अल्फा, दैट इज R माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100, ये होती है भाई, मुझे पता है। अल्फा तो वही रहेगा, अल्फा थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। पहले इन दोनों में लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू R 100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू, हाँ जी क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, ये टेम्परेचराइज है। अब नेक्स्ट, अब इसमें और इसमें लगा दो, तो दैट विल बी RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस 0। कोई डाउट हो बच्चा जी, अल्फा तो सेम रहेगा ना, चाहे अल्फा को आप इन दोनों से निकालो या इन दोनों से निकालो, बस इक्वेट कर दो। तो R100 कितना है भाई, R100 5.23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 5.92 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू टी। ऊपर क्या आ गया भाई 0.23 बाय 500 0.92 अपॉन 5 टी निकालना है मुझे, तो चेक कर लो ये क्या बन जाएगा, सीधा 4 सा बन जाएगी, ये 4 बन जाएगा, चेक कर लो। तो 5t इज इक्वल टू 500 इंटू 4 और t इज इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो? यहां से एक और चीज मैंने क्लियर की है कि जो राइज है वो लीनियर होता है। देखो 100 पे 0.23 था, तो इसका 4 गुना 0.92 400 पे जाके हो जाएगा, लीनियर इंक्रीज होता है। ये भी क्लियर कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आर नोट पे पता है और हायर पे निकालना है, ये आपको हायर पे पता उससे हायर पे निकालना है, ये आपको हायर पता उससे लोअर पे निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस न्यूमेरिकल से वो चीज क्लियर करने की कोशिश की है मैंने कि मेरे पास मैंने एक लिखा था फॉर्मूला आर इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू टी, और एक फॉर्मूला लिखा था मैंने R2 माइनस R1 ब्रैकेट बिगिन T2 माइनस T1। यहां पर इसको बेस मान के चल रहा था मैं कि ये पता है यहां निकालनी है, यहां पर ये पता है ये निकालनी है, तो ये थी 0 पे, तो वो T माइनस 0 है बेसिकली, ये उसको क्लियर किया मैंने यहां। ठीक हो गया, चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि एक मेरे को ऐसी कॉइल मिल जाए जिसका जिसका रेजिस्टेंस विद राइज इन टेम्परेचर चेंज ना हो। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक रेजिस्टेंस लिया या दो रेजिस्टेंस लिए, उनको दोनों को कहां लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। कहां लगा दिया, सीरीज में। एक रेजिस्टेंस ये लिया और एक रेजिस्टेंस लिए, एक लिया मैंने कार्बन का और एक लिया मैंने आयरन का। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है। अब जो अल्फा कार्बन होता है बेटा, वो होता है माइनस साइन के साथ 0.5 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स या ऑब्लिक सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं। और जो अल्फा आयरन होता है वो होता है 5 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये दोनों के मुझे दिए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं दोनों की वैल्यू कितनी हो, जमा करके 20 ohms एट ऑल टेम्परेचर। अल्फा 0 आए, अल्फा कोई, देयर शुड बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होनी चाहिए रेजिस्टेंस के अंदर। तो मुझे हायर टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस 20 चाहिए। कहता है इन R1 R2 की वैल्यू कितनी फिक्स करूं मैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? मेरे पास, मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं कि जिसकी वैल्यू हर टेम्परेचर पे 20 आए। उसके लिए मैंने कार्बन और आयरन को लिया, उनको सीरीज में लगा लिया। कार्बन का अल्फा ये होता है बच्चा, आयरन का अल्फा ये होता है। अब कहता है R1 R2 के मैं कितनी वैल्यू फिक्स करूं कि मेरे पास हर टेम्परेचर पे वैल्यू 20 आ जाए। तो कहता है कोई बात नहीं, आपने कहा एट 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास ये 20 ओम वैल्यू है। हायर टेम्परेचर पे कितनी होती है बच्चा जी? हाँ जी, कितनी हो जाएगी हायर टेम्परेचर पे? R1T इंटू 1 प्लस अल्फा कार्बन टी, अगर कार्बन की बात कर रहे हो, प्लस R2T 1 प्लस अल्फा आयरन टी। आप ये बढ़ी हुई वैल्यू भी 20 चाहते हो आप, ये वैल्यू बढ़ी हुई आ गई, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से R1 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस अल्फा सी कितना है, माइनस साइन आ जाएगा। या भी चलो इसको पहले एक दफा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये बन जाएगा R1 प्लस R1 अल्फा सी इंटू राइज इन टेम्परेचर प्लस R2 1 प्लस अल्फा आर इंटू राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको ब्रैकेट एक्सपेंड करनी थी ना ये। तो R2 प्लस R2 अल्फा आयरन इंटू टी बराबर है 20। ये R1 प्लस R2 तो 20 है, 20 से 20 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R1, टी कॉमन आ जाएगा, अल्फा सी। अब थोड़ा आराम से काम करना पड़ेगा। R1 अल्फा सी, ठीक है, प्लस R2 अल्फा आयरन इंटू टी बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी। और R1 अल्फा सी कितनी भी नेगेटिव साइन के साथ, ब्रैकेट बिगिन माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस R2 अल्फा आयरन इज 5 इंटू 10⁻³ बराबर है 0। राइट, ये आ जाएगा। यहाँ से R1 ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू R2 5 इंटू 10⁻³। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, R1 बाई 10 इज इक्वल टू R2 और R1 इज इक्वल टू 10 R2। ठीक है बच्चा जी, वैल्यू पुट करोगे तो 10 R2 प्लस R2 बराबर है 20 और R2 इज इक्वल टू 20 बाई 11। 20 वन ज़ा 11, बैलेंस 9, 90, 11 8 ज़ा 88, बैलेंस 2, तो 18.2 ओम आ गया R2। तो व्हाट शुड बी R1, दैट शुड बी 1.8 ओम। बस ऐसे लगा लो दोनों को आपस में, चेक कर लो बच्चों। ये वही इफेक्टिव वाला आ गया जो मैंने पहले जर्नलाइज वे में किया था। इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ योर टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने सीरीज वाला निकाला था क्वेश्चन, अभी थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किया था शायद, वो इफेक्टिव वाला सेम तो क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पर मैं अल्फा 0 चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा भाई, ये वैल्यू होगी बढ़ी हुई। ठीक है जी।
तो दोनों को इक्वेट ये करो कि एक का पॉजिटिव नेगेटिव, नेट इफेक्टिव अल्फा 0 आ जाएगा आपका अल्फा सीरीज, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब एक और टर्मिनोलॉजी आप सुनोगे, दैट इज ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ये भी बहुत सुनने को मिलेगा आपको। अब नाम ही बता रहा है, ओहमिक विच ओबेज ओहम्स लॉ, non-ohmic which do not obey। ओम्स लॉ, राइट बच्चा जी, ये ओबे करेंगे। अब एक रिलेशनशिप है मेरे पास V अपॉन I इज इक्वल टू R। हमें कंफ्यूजन ये है कि ये ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ तब है जब R कांस्टेंट है। इसको तो फिर दोनों ओबे करेंगे, ये भी ओबे करेंगे और ये भी ओबे करेंगे। जब ये ओबे करेंगे तो R कांस्टेंट होगा और जब ये ओबे करेंगे तो R वेरिएबल होगा। पहली बात, जो मेन फंडामेंटल कंफ्यूजन रहता है कि जो नॉन ओहमिक कंडक्टर है वो इस रिलेशन को ओबे नहीं करेंगे। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड के अंदर हम अगर I वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मेरा ये ग्राफ आता है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन अगर ओम्स लॉ की बात करूंगा यहां मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ तो दोनों केस में आ रहा है, ये रिलेशन तो दोनों को फॉलो कर रहा है, बस यहां पर R कांस्टेंट है, वहां R कांस्टेंट नहीं है। नंबर 2, अगर मैं आगे जाके उसी डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की बात करूंगा तो ये मेरा V होगा और ये मेरा ऐसे V होगा। मींस जो सॉरी I वर्सेस V प्लॉट किया था मैंने, दैट इज I और इधर को V I। तो ये जो है साइन ऑफ वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर आएगा, नेगेटिव है तो इधर अगर आएगा। थर्ड थिंग, अब एक और कुछ, चलो यहीं तक करो आप, दैट विल बी सफिशिएंट। यहीं तक है कि मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा हूं आपको कि ओहमिक और नॉन ओहमिक दो तरह के कंडक्टर हैं। एक वो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओम्स लॉ को ओबे करना मींस रेजिस्टेंस कांस्टेंट। रिलेशन नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रिलेशन तो यहां पर R वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। अगर R कांस्टेंट है तो इधर चले जाएंगे, R कांस्टेंट नहीं है तो इधर आ जाएंगे वो। तो बेसिकली ये मतलब है आपका ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर से, ना कि ये मतलब है कि नॉन ओहमिक इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको दोनों फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन कई दफा दिमाग में रहती है कि ये ओम्स लॉ है कंप्लीट। ये ओम्स लॉ तब है जब R कांस्टेंट है, अदरवाइज तो ये सिंपल रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो जो वैल्यू अपने पोटेंशियल लगाई है, जो करंट बना डिवाइड करो, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट देखो इसके अंदर। नेक्स्ट इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। क्योंकि जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें जो रेजिस्टेंसेस मिलते हैं वो कार्बन के मिलते हैं, जिनको हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। उनकी रफ सी शेप ये होती है बच्चा, एक वायर की फॉर्म में होगा। आपको सेंटर में कुछ कार्बन का मटेरियल डिपॉजिटेड होता है उसके ऊपर, और जो ये मटेरियल का साइज है ये रफली आपका, जैसे हम जो बॉल पेन नहीं यूज करते उसके आगे जो टिप लगी हुई है स्टील की, रफली वो साइज का कार्बन होता है, बाकी तो एक वायर है। अब इस साइज, मैंने तो बहुत बड़ा बनाया, इसके ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल है। फिर हम कोडिंग करते हैं इसकी कि भाई कैसे ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है। उसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं विच इज वेरी यूजफुल। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ।
वेरी गुड वाइफ। ये सेंटेंस आपको हर बुक में मिल जाएगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। लेटर देखो मैंने कौन कौन से ये उठा रहा हूं लेटर। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। फर्स्ट बी स्टैंड फॉर ब्लैक, ये कलर कोडिंग है इनकी। देन ब्राउन, देन रेड, ऑरेंज, येलो। जी दो आएंगे, फर्स्ट जी ग्रीन के लिए है, नेक्स्ट ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, 2 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब गोल्ड एंड सिल्वर दो और होते हैं कलर जो मैंने लिखे नहीं है। अगर गोल्ड है या सिल्वर कलर है, गोल्ड में -1 होता है, सिल्वर में -2 होता है बेटा जी। ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज है कलर्स की। अब मुझे इसको एक और साथ में टेबल के अंदर एक वर्ड है मेरे पास, टॉलरेंस और वेरिएशन एक ही बात है। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अभी सब बताऊंगा मैं आपको। दिस इज 5%, 10% और 20%। इसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग करनी है। तो अब इस सेंटेंस का तो मीनिंग खत्म हो गया, इसका तो मीनिंग खत्म हो गया। इसके ऊपर एक एंड के पास 3 रिंग बने होंगे बच्चा जी, और एक एंड के पास एक सिंगल रिंग होगा। इनको मुझे नाम देना है ABC और इसको नाम देना है R, और मुझे इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। ये नहीं करना कि भी ये रिंग A बन गया, ये BAC और ये R बन गया, नहीं। 3 इकट्ठे हैं तो उनको ABC और परले वाले को R पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, पहली बात। अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी भैया? अगर ये मेरे को मिलता है बाजार के अंदर, तो मुझे क्या करना है? AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस R%। व्हाट इज, अब एक तो ये मेरे पास कोडिंग स्कीम है भाई, एक मेरे पास और कोडिंग स्कीम है। उसके अंदर क्या है कि अब क्या हुआ कि मैंने कहा बड़ी छोटी सी, जैसे आपका वो मैंने कहा रिफिल का आगे जो स्टील टिप है उसका साइज है, तो साइज बड़ा छोटा है, तो कई दफा ये स्पेस बड़ा कम होता है बीच का। वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू डिस्टिंग्विश कि ये आर है, मुझे इधर से शुरू करना है उधर से शुरू करना है। समटाइम इट हैपेंस, प्रॉब्लम आ जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए एक और स्कीम बनाई। उसमें क्या किया, एक तो एंड्स को कलर दे दिया, ये कलर दे दिया एंड्स को, एंड्स कलर। इस बॉडी का भी कुछ कलर होगा, एक हो जाएगा बॉडी कलर, इसको मैं बाहर से करता हूं बॉडी कलर, और एक डॉट लगा दिया इसके ऊपर, और रिंग एक ही बनाया, एक रिंग है। अगर मुझे यहां से कोडिंग करनी है, यहां जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है? बेड का फॉर्मूला चलता है, BE इंटू 10⁻D प्लस माइनस R%। मैंने क्या कहा, अगर ये मेरे पास एक कलर कोडिंग स्कीम बन गई, अब वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा मैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं यहां पर। सपोज पहला रिंग जो है, पहले ए के हिसाब से बात कर रहा हूं, वो सपोज येलो है, बी रिंग जो है सपोज रेड है, और सी रिंग सपोज आपका ऑरेंज है, और डी रिंग आपका सपोज गोल्ड का है। अब क्या होगा? पहले येलो, येलो कहां भी देखो यहां से 4, तो वैल्यू कितनी है जी? बन जाएगी 4। रेड कलर 4, रेड का 2 है, 42 इंटू ऑरेंज कलर, ऑरेंज कहां है बच्चा जी? ये रहा 10⁻³ इंटू 10⁻³ प्लस माइनस कौन सा है बच्चा जी? रिंग आर क्या है? आर, तो सॉरी इसको आर लिखना है। गोल्ड का है, गोल्ड, ये यहां, ये आर की वैल्यू, ये वैल्यू तो ABC की है, लिख देता हूं मैं। ये तो ABC की न्यूमेरिक वैल्यू है और ये आर की न्यूमेरिक वैल्यू है।
गोल्ड में कितना है 5%। तो भाई ये जो वैल्यू निकाली है इसमें 5% की वेरिएशन हो सकती है, ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ गई। इतने ओम्स का रेजिस्टेंस है ये, कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कलर कोडिंग उनके न्यूमेरिक वैल्यूज, ये एबीसी में ये वैल्यू चलेंगी, एबीसी जहां भी लिखे हुए हैं तो ए बी सी यहां लिखा तो वहां लिख दी वैल्यू, क्या दिक्कत है मुझे? अभी मैंने कौन सी कलर कोडिंग स्कीम यूज की है? पहले वाली, सेकंड कभी यूज नहीं किया मैंने, ये मैंने पहले वाली कलर कोडिंग स्कीम यूज की, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल किया है भाई ये। सॉरी, मैंने जो है पहले वाली कलर कोडिंग स्कीम यूज की है, ऊपर वाली। ठीक हो गया? कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट हो? अभी इसी का एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और करते हैं, स्पेस का मैं यही करूंगा इसको मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे कोडिंग स्कीम सारी चाहिए, मुझे याद नहीं रह सकती है। सपोज कर लीजिए, अगेन सपोज करते हैं, ए मेरे पास रेड है, बी मेरे पास ऑरेंज है, और सी मेरे पास सिल्वर है, और डी मेरे पास गोल्ड है। ठीक है बच्चा, आर मेरे पास गोल्ड है। नेक्स्ट देखो, ए कितना है बच्चा जी? रेड कहां है? रेड 2। बी कितना है? ऑरेंज 3। सी कितना है? सिल्वर मींस 10⁻², प्लस माइनस। आर कितना है? गोल्ड। अब यहां जो गोल्ड के लिए कितना है? 5%। तो ये वैल्यू आ गई 0.23 प्लस माइनस 5% ओम्स। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? अभी मैं यही वाली स्कीम यूज कर रहा हूं, यही वाली ऊपर वाली, इसमें कोई डाउट हो बच्चों? अब नीचे वाली करते हैं स्कीम यूज, देख लो बच्चा। नेक्स्ट देखो, थर्ड। मैं फिर कह रहा हूं मुझे सब कुछ चाहिए, इसलिए मैंने रब नहीं किया कुछ भी। सपोज जो बॉडी कलर है वो है वाइट, डॉट जो है वो है रेड कलर का, और एंड्स जो हैं वो है सपोज आपके ग्रे, और जो रिंग है वो है सपोज गोल्ड का रिंग है भाई। गोल्ड रिंग किस चीज का है? गोल्ड का है। तो फॉर्मूला क्या चलता है? BED फॉर्मूला चलता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। बॉडी कलर वाइट का 9 आ रहा है। एंड्स कलर कितना भाई? ग्रे आ रहा है, ग्रे 8 आ जाएगा। 10⁻D डॉट रेड 2, 10⁻2 प्लस में रिंग गोल्ड का है, इधर आ जाओ 5%। इतने ओम का रेजिस्टेंस है आपका। देख लो बच्चा जी, देख लो बच्चा जी। चलें आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा। अगेन सपोज कर लो बॉडी जो है उसकी वो है ब्लैक, जो एंड्स कलर है वो है येलो, जो डॉट लगाया है मैंने वो लगाया है सपोज सिल्वर का, और जो रिंग है वो भी है सिल्वर का। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला है BED बॉडी ब्लैक 0, एंड्स येलो 4 इनटू डॉट 10⁻² प्लस माइनस रिंग सिल्वर का है, सिल्वर मींस 10%। तो क्या बन गया ये? 0.04 प्लस माइनस 10%। इतने ओम का रेजिस्टेंस है भाई ये। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी एक कलर कोडिंग स्कीम बनाई। मैंने कहा ये तो मैंने एक सेंटेंस से उठाए हैं, गोल्ड और सिल्वर ये मैंने आगे लगाया, क्योंकि -1 और -2 ये मेरे ABC के लिए, और एक फॉर्मूला मेरा ये रहा। अगर ऊपर वाली स्कीम है तो फॉर्मूला ये है, अगर नीचे वाली स्कीम है तो फॉर्मूला ये है। तो आपको जहां जो लिखा है वहां पुट कर दो उसको बस। तो यहां A लिखा हुआ है, यहां A की वैल्यू, B की वैल्यू, यहां C की वैल्यू। अपने आप 10 वो डेसिमल मल्टीप्लायर, कुछ बुक्स में इसको अलग से डेसिमल मल्टीप्लायर भी बना के लिखा, लेकिन मैं कहता हूं इसको इजी करो। हमने अलग अलग चीजें क्यों याद करनी? तो C यहां लिख दो जाके बस,
है ना, एबीसी। तो सी जोड़ यहां पुट कर दिया मैंने, प्लस माइनस R%, ये रिंग R के लिए है। तो बच्चों आज हमने टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, और वो जो रेजिस्टेंस मुझे मार्केट में मिलेगा, मुझे उसे कैसे यूज करना है, उसे उसकी कलर कोडिंग स्कीम कैसे करनी है, वो दोनों चीजें मैंने आज आपको बताई हैं बेटा जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या होगा, एक तो हमने उसको डिस्कस किया है। सेकंड थिंग, जो मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस मिलता है, मोस्टली मार्केट में रेजिस्टेंस कॉइल वाले भी मिलते हैं और कार्बन वाले भी मिलते हैं। प्रैक्टिकल पर्पसेस में ज्यादातर हम लोग जब सर्किट बनते हैं तो ये कार्बन रेजिस्टेंस लगते हैं, वहां पर फिर ये कलर कोडिंग स्कीम चलती है। अगर कॉइल वाला है तो कॉइल के ऊपर लिखा होगा, मैंने एक न्यूमेरिकल किया था, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम लिखा था, जब यूज किया तो 3.1, वो कॉइल लगाया था मैंने, वहां पर वायर है बेसिकली, यहां पर कार्बन है, मटेरियल है, कार्बन का रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।